सगेशियस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स। इनको मौलिक अधिकार कहा जाता है हिंदी में। हम इसकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला, हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स किस किस आर्टिकल में दे रखे हैं उनकी बात करेंगे। और जो हमारे सिटीजन वो चाहे तो यहाँ का बॉर्न हो, यहाँ पे जन्मा हो पर्सन, या उसने एक्वायर की हुई नेचुरल तरीके से या किसी भी प्रोसेस से उसने यहाँ की सिटीजनशिप एक्वायर की हो पर्सन है, तो जो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे यहाँ के सिटीजन्स को प्राप्त होते हैं, सिर्फ उन्हीं को प्राप्त होते हैं, फॉरेनर को प्राप्त नहीं होते हैं। देखो, जब हम फॉरेनर की बात करते हैं तो हम जो हमारे एलियन एनेमीज होते हैं, जो हमारे दुश्मन होते हैं देश के, उनके बारे में बात नहीं करेंगे। उनको हमारे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हमारे सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं पर फॉरेनर को अवेलेबल नहीं होते हैं, उनकी बात करेंगे। और जो फंडामेंटल राइट्स हम फॉरेनर को भी अवेलेबल होते हैं, हाँ, एक्सेप्ट वो हमारे दुश्मन नहीं होने चाहिए, और जो हमारे सिटीजन दोनों को अवेलेबल होते हैं उनकी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं और इनका वर्णन आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिले, कहाँ से लिए गए? ये फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिए गए हैं। और पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसेबल हैं। हमने आपको बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसेबल नहीं होती हैं। हाँ, पार्लियामेंट किसी लॉ के तहत उसको जस्टिसेबल बना सकती है। और हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं, जो इसके बाद ही आते हैं फंडामेंटल राइट्स के बाद पार्ट 4 में, वो भी जस्टिसेबल नहीं होती हैं। हाँ, पार्लियामेंट उनको भी चाहे तो उनको भी जस्टिसेबल बना सकती है। अब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इलेबोरेट है, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से वर्णन किया गया है, उनकी लिमिटेशंस की बात की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये इतने ज़्यादा इलेबोरेट है हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं उससे भी ज़्यादा इलेबोरेट है। मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो हमारे देश के में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ज़्यादा इलेबोरेट कर रखा है। हम देखते हैं, लिस्ट में बात करते हैं, तो ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स दे रखे थे। और जो यहाँ पे जो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है, ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था। परंतु अमेंडमेंट 44th के तहत इसको डिलीट कर दिया गया था, इसको रिवोक कर दिया गया था, उसको लीगल राइट बना दिया गया था। आज के टाइम में जो 300A में इसका वर्णन मिलता है। तो ओरिजिनली तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स थे 7, बट इस टाइम ये हमारे पास 6 ही फंडामेंटल राइट है, 6 फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वलिटी जिसका वर्णन किया गया आर्टिकल 14 से 18 तक, ठीक है। फिर राइट टू फ्रीडम, इसका वर्णन किया गया आर्टिकल 19 से 22, ठीक है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इट मीन्स आपका कोई भी शोषण किसी भी तरह का, जैसे आपसे कोई फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रोक लगाने के लिए जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24 में इसका वर्णन किया गया। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक इसका वर्णन किया गया। आप किसी भी रिलीजन को मान सकते हो, किसी भी रिलीजन का प्रोपेगेशन कर सकते हो, तो ये आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसमें स्पेशली जो मिनॉरिटीज के जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लैंग्वेज को, उनके धर्म के रिलेटेड कन्वेंशन है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 29 से 30 तक इसका वर्णन किया गया। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट टू प्रॉपर्टी था जो ये रिमूव कर दिया गया था, इसको हटा दिया गया था। इसको फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया था। रिमूव करने का मतलब ये फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से बना के इसको लीगल राइट बना दिया। आज के टाइम में ये पार्ट 12 में और आर्टिकल 300A में पाया जाता है, इसको लीगल राइट की रिकॉग्निशन दे रखी है। फिर आर्टिकल 7 की बात करें, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर ऊपर वाले आपके राइट्स का कोई हनन कर रहा है, स्टेट कर रही है या कई इंडिविजुअल कर रहे हैं, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की हम सीधा डिटेल में आगे बात करेंगे। इसमें रिट्स दी गई हैं जैसे हैबियस कॉर्पस, मंडामस, कोवरेंटो वगैरह, और 5 तरह की रिट्स है, उसका हम आगे वर्णन करेंगे। तो ये हमारी लिस्ट थी जो फंडामेंटल राइट्स की। ओरिजिनली ये 7 हुआ करते थे, बस आज के टाइम में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स पूछे हैं तो वो 6 है। एज राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट लिस्ट। फिर हम करते हैं राइट टू इक्वलिटी में, जो 14 से लेकर 18 तक जो बात करते हैं, ये राइट टू इक्वलिटी दे रखा है। इसमें क्या आर्टिकल 14 में क्या दे रखा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ के लिए, लॉ के लिए सभी इक्वल है, चाहे वो किसी भी सिस्टम का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी सेक्स का पर्सन हो, वो उसके सामने सभी इक्वल है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ,
इसमें आप बात समझने की है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या है कि जो लॉ है सभी लोगों को इक्वल प्रोटेक्ट करेगा। ऐसे नहीं है किसी पर्टिकुलर रीजन या किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोग, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को लॉ अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करेगा और बाकी को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट नहीं करेगा। इसका भी लॉ के सामने सभी इक्वल है और सभी लोगों की जो यहाँ के सिटीजन है सभी लोगों की उनकी प्रोटेक्शन लॉ एक ही नज़र से करेगा, मतलब वहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन लॉ नहीं करेगा। फिर हम आर्टिकल 15 की बात करते हैं कि जो ये क्या कहते हैं कि जो भेदभाव होता है, रिलीजन के नाम पर भेदभाव या रेस के नाम पर भेदभाव या कास्ट और सेक्स और बर्थ और प्लेस के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। फिर आर्टिकल 16 की बात करते हैं, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करें, अगर कहीं भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जो अपॉर्चुनिटी आएगी सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी। ऐसा नहीं है किसी को कुछ पता ना हो, आप किसी एक वर्ग को ही ज़्यादा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी अवसर उनको ज़्यादा प्रदान कर रहे हैं, किसी को नहीं कर रहे हैं। तो आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। फिर आर्टिकल 17 की बात करें, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, कि अनटचेबिलिटी जो छुआछूत की इसको समाप्त करना है और अगर कोई इसकी प्रैक्टिस करता है उसकी भी समाप्ति करनी है, मतलब किसी पर्सन को या स्टेट को कोई अधिकार नहीं है कि वो छुआछूत की या अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को बढ़ावा दे। फिर आर्टिकल 18, अबॉलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, जैसे आपको एकेडमिक कोई वो मिलते हैं, आपको इनाम मिलते हैं मिलिट्री से, आपको जैसे अशोक चक्र वगैरह मिलता है, या एकेडमिक तो भारत रत्न वगैरह पद्म विभूषण या पद्मश्री मिलता है, इनको छोड़ के बाकी जितने भी टाइटल्स हैं उनको अबॉलिश किया गया। क्योंकि टाइटल क्या होता है, जैसे किसी के सामने राजा लगता है, किसी के सामने महाराजा लगता है, तो ये एक तरह की सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं। तो ऐसे टाइटल जो हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं उनको अबॉलिश किया जाएगा। हाँ, एक्सेप्ट अगर आपको मिलिट्री से कोई प्रोवाइड किया या मिलिट्री वाले अपने फौजी को प्रोवाइड कर रहे हैं या किसी और पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको अबॉलिश नहीं किया जाए। अकेडमिक तौर पर अगर आपको पद्मश्री पद्म विभूषण मिल रहा है तो वो चलेंगे। हाँ, उसके बिना कोई फॉरेन कंट्री आपको दे रही है या यहाँ से ही कोई आपको टाइटल प्रोवाइड कर रहा है तो उसका अबॉलिश करेगा। आर्टिकल 18 में ये लिखा हुआ है। फिर राइट टू फ्रीडम, आपको फ्रीडम है, आपको आज़ादी है, आप अपनी आज़ादी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे इसका वर्णन आर्टिकल 19 से 22 तक दे रखा है। जैसे आर्टिकल 19 में क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम। फ्रीडम कई तरह की फ्रीडम होती है, जैसे हम फर्स्ट आर्टिकल 19 में फर्स्ट क्लॉज की बात करते हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कोई अपना स्पीच दे सकते हो, अपनी बात आप रख सकते हो। असेंबली, आप पीसफुली कहीं पे इकट्ठे हो सकते हो। एसोसिएशन, आप किसी तरह के एसोसिएशन, पॉलिटिकल, ट्रेड से रिलेटेड किसी भी संदर्भ में आप एसोसिएशन बना सकते हो अपनी। फिर मूवमेंट, कहीं भी आप घूम फिर सकते हो। फिर रेजिडेंस, आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में उन पे लिमिटेशंस भी लगाई हुई है। वो मॉरल ग्राउंड पे हो सकती हैं, वो पॉलिटिकल ग्राउंड पे हो, किसी भी ग्राउंड। तो साथ में अगर फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड कर रखे हैं, नो डाउट वो हमें फ्रीडम देते हैं। बट कई टाइम में क्या होता है कि इन पे एक लिमिट भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लगाई हुई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप मूव कर सकते हो कहीं भी, फिर आप रेजिडेंस से आप कहीं भी अपना घर ले सकते हो और कोई भी आप प्रोफेशन अपना चूज कर सकते हो, किसी भी प्रोफेशन में आप इंडल्ज हो सकते हो। ये आर्टिकल 19 में बात की गई है। ये 6 जो राइट्स हैं ये आर्टिकल 19 के तहत दिए रखे हैं। फिर आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस। इसका मतलब क्या होता है कि अगर सपोज करो किसी ने कोई ऐसा क्राइम किया था, वो उस टाइम पे क्राइम नहीं माना जाता। सपोज करो किसी ने 2015 में क्राइम किया, आज के टाइम में तो उसको क्राइम माना जाता है, बट 2015 में उसको क्राइम नहीं माना जाता था, तो उसको कोई सजा नहीं होगी उस पर्सन को, क्योंकि 2015 में जब उसने ऐसा क्राइम कमिट किया था 2015 में उसके लिए तो कोई सजा नहीं थी, उसको क्राइम नहीं माना जाता। हाँ, आज के टाइम में कोई करता है तो उसको हम कह सकते हैं कि इसने कोई क्राइम किया, तो उसको क्राइम नहीं माना जाता। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात, उस पर्सन ने अगर क्राइम किया, सपोज करो 2015 में किसी पर्सन ने क्राइम किया, ठीक है, तो 2015 में उसकी जो क्राइम की सजा थी वो 10 ईयर थी, ठीक है, और आज के टाइम में 2024 में जो उसकी सजा है वो 15 ईयर्स है। तो उस पर्सन को 10 ईयर की सजा ही मिलेगी, क्योंकि उसने जिस टाइम उसने वो क्राइम कमिट किया था 2015 में, तब उसकी जो सजा थी 10 ईयर्स थी। तो आपको एक्सेस में कोई सजा नहीं मिल सकती है, और आपको वैसे क्राइम के लिए सजा नहीं मिल सकती है कि जो क्राइम आपने उस टाइम कमिट किया वो तो उस टाइम क्राइम हुआ नहीं करता था, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ये आर्टिकल 20 में दे रखा है। और आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको अपना जीवन जीने का अधिकार है।
और स्टेट प्रोटेक्ट करेगी किसी पर्सन के जीने के अधिकार को ना छीना जाए। और पर्सनल लिबर्टी, आपकी पर्सनल लिबर्टी है, इसमें आपकी फ्रीडम भी आ जाती है, अपने और तरह की कई तरह के फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम, कई तरह की फ्रीडम आ जाती है, आप अपनी बात रख सकते हो, अपने बात कह सकते हो। तो आपकी पर्सनल लिबर्टी है भी, आप एक दायरे में रह के अपने फंडामेंटल राइट्स का इसका यूज कर सकते हो। फिर आर्टिकल 21A में क्या लिख रखा है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। आप अपने बच्चे, अगर आपका बच्चा 6 ईयर ओल्ड है, 6 या 6 से ज़्यादा ओल्ड है और 14 ईयर तक है, तो आपका फंडामेंटल राइट है कि आप उस बच्चे को, स्टेट को वो आपके बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन देनी ही पड़ेगी। और अब आप देखेंगे कि ये आर्टिकल 21A कब ऐड किया गया, ये 2002 में ऐड किया गया, जो अमेंडमेंट था 86th अमेंडमेंट किया गया था, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आपके बच्चे को, अगर आपका बच्चा 6 to 14 ईयर्स का है और उसको स्टेट एजुकेशन प्रोवाइड या कोई स्कूल एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है कोई भी, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हो इसके लिए कि हमारे बच्चे को हमारे बच्चे का राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन का हनन हो रहा है, तो आपका उसका प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जरूर करेगा। और आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑन सर्टेन केसेस, ठीक है। इसमें क्या आर्टिकल 22 में क्या दे रखा है कि जब भी कोई पर्सन अरेस्ट किया जाता है, उसको उसकी अरेस्ट का कारण जरूर बताना है, ठीक है। उसको बंदे को बताना है कि आपको इस कारण से अरेस्ट किया जा रहा है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। ऑन द अदर हैंड आपको लीगल एड भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। सपोज यू डोंट हैव एन एडवोकेट, तो आपको स्टेट एडवोकेट भी प्रोवाइड करेगी। फिर ऑन द अदर हैंड इसमें एक और भी दे रखा है 22 में कि अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है, आपको 24 आवर्स के बीच में 24 आवर्स के बाद, जब 24 आवर्स के पहले आपको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। आपने सुना होगा जो भी रिट दे रखी है जो हैबियस कॉर्पस की, वो इसी फंडामेंटल राइट को अप्लाई होती है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कोई भी आपसे फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकता है, आपके बच्चों से कोई, खास करके बच्चों से आप कोई फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकता, बंदों से भी नहीं करवा सकता है, जो पर्सन होते हैं उनसे भी नहीं करवा सकता है, ठीक है। फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो बंदे बेचे जाते हैं, बंदे या औरतें या बच्चे जो जिनकी ट्रैफिकिंग होती है, उन पे रोक लगाता है आर्टिकल 23, ठीक है। फिर आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, कि फैक्ट्रीज में जो बच्चों, आर्टिकल 24 जो है, जो फैक्ट्रीज में छोटे बच्चों से एम्प्लॉयमेंट करवाई जाती है, एम्प्लॉयमेंट उनको रोजगार दिए, उनसे फोर्स्ड लेबर करवाई जाती है, उस पर रोक लगाता है आर्टिकल 24। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 में दे रखा है। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि आपको कोई भी फ्रीडम, आपको कोई भी कोई भी फ्रीडम को आप मान सकते हो, उसका प्रोफेशन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी रिलीजन को, चाहे आप एक रिलीजन को छोड़ के दूसरे रिलीजन में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसकी प्रोपेगेशन कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 26 में क्या, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, आप अपने रिलीजन से लेकर या किसी और के रिलीजन से लेकर भी आप उसके अपने रिलीजन के या किसी और के रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो, उसको चला सकते हो। फिर आर्टिकल 27 में का फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। इसमें ये बात समझने वाली है कि अगर किसी स्टेट ऐसा नहीं कर सकती है कि लोगों पे टैक्स लगा के, उन पे टैक्स इंपोज करके और किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करे। तो ये अगर स्टेट ऐसा करती है तो आपके फंडामेंटल राइट्स का वहाँ पे हनन हो रहा है। तो स्टेट हमारे पे इंपोज नहीं कर सकते, कोई और पर्सन भी इंपोज नहीं कर सकता हमें धक्के से। अगर किसी रिलीजन के प्रमोशन के लिए वो हमारे से चंदा मांग रहा है या वो टैक्स मांग रहा है, हफ्ता मांग रहा है, या स्टेट हमारे से कोई टैक्स मांग रही है, तो ये हमारी फ्रीडम है, हम उनको दें या ना दें, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 27 में दे रखा है। आर्टिकल 28 की बात करते हैं कि ये स्पेशली जो मिनॉरिटीज में होते हैं, ठीक है ना, हाँ सॉरी, आर्टिकल 28 में क्या लिख रखा है कि हमें बाध्य नहीं किया जा सकता कि हम किसी भी जो स्टेट रन जो स्कूल है या इंस्टीट्यूशन है, उसमें किसी पर्टिकुलर रिलीजन की अगर कोई भी गाइडलाइंस या उसके पर्टिकुलर रिलीजन की प्रमोशन के लिए या उसकी कोई वर्शिप के लिए कोई भी प्रोग्राम चलाया जाता है, तो हमें वो स्टेट या वो स्कूल हमें बाध्य नहीं कर सकती, हम उसके रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में भाग लें, हमारी मर्जी है, हम वहाँ पे जाए ना जाए। ये आर्टिकल 28 में दे रखा है। हाँ, ये स्कूल वही होंगे, ये स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन वही होंगे जो स्टेट रन करती है, जो गवर्नमेंट रन करती है, पब्लिक गवर्नमेंट रन करती है। फिर कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स ये मिनॉरिटी से रिलेटेड है, आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 में दे रखे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ मिनॉरिटीज, आर्टिकल 29 क्या कहता है कि जो मिनॉरिटीज होती हैं वो अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए, अपनी स्क्रिप्ट को बचाने के लिए और
अपने कल्चर को बचाने के लिए प्रयास कर सकती हैं और ये उनका अधिकार है। अगर ये फंडामेंटल राइट के उनसे कोई छीनता है तो वो सीधा कोर्ट का दरवाजा खड़का सकती हैं। फिर आर्टिकल 30 में राइट ऑफ मिनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आर्टिकल 30 में दे रखा है कि मिनॉरिटीज के पास राइट है, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी तरह की वो वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आर्टिकल 30 में दे रखा है। फिर हम आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी तो काट दिया गया, तो हम बात करते हैं यहाँ पे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स आर्टिकल 32 में। तो इसमें क्या दे रखा है कि अगर आपके जो पीछे हमने जितने भी फंडामेंटल राइट्स की बात की है, अगर उनका वायलेशन होता है, उनका हनन होता है, या स्टेट या कोई इंडिविजुअल उनका हनन करती है, तो आर्टिकल 32 प्रोवाइड करता है कि आपको अपने फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल करवाने के लिए आपके पास दरवाजे, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 32 के तहत तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ही होता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है। तो हमें तरह तरह की रिट्स दे रखी है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो हमें आर्टिकल 32 में 5 तरह की ये हमें रिट्स दे रखे हैं। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसको 24 आवर्स के बीच मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। और अगर नहीं किया जा रहा है आपके किसी पर्सन को अरेस्ट किए हुए तो आप ये हैबियस कॉर्पस की रिट इशू करवा सकते हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से। फिर मैंडामस की रिट है। मैंडामस की इसके में रिट में क्या होता है? किसी पब्लिक अथॉरिटी को कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए कि आपको ऐसा करना चाहिए, अगर वो अपने पद का यूज सही तरह से नहीं, या अपनी पावर को मिस यूज कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट ये मैंडामस की रिट इशू की जाती है कि आपको ऐसा करना चाहिए ताकि लोगों के फंडामेंटल राइट्स का हनन ना हो। फिर प्रोहिबिशन, यहाँ पे प्रोहिबिशन का आप मतलब समझ लें। प्रोहिबिशन की रिट क्या होती है? ये क्या होती है, जो हमारे बड़े कोर्ट होते हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट होते हैं या हाई कोर्ट होते हैं, वो अपने नीचे वाले कोर्ट्स को कहता है कि आप जिस केस पे काम कर रहे हो वो आपकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। जिस केस पे आप काम कर रहे हो वो आपकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, तो वो रिट ऑफ प्रोहिबिशन के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाके या नीचे वाले कोर्ट को बोल सकते हो कि आपको जिस केस पे आप काम कर रहे हो या जिसकी आपका केस आपके पास पेंडिंग है वो आपकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर, आप इसके काम नहीं कर रहे हो। तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को क्या कहेगा? आप इस पे प्रोसीडिंग्स रोक दो। फिर रिट ऑफ सर्ट्योरेरी होती है। रिट ऑफ सर्ट्योरेरी में क्या होता है कि अगर सपोज करो किसी कोर्ट ने ऐसे केस पे फैसला उसने जजमेंट दे चुका है, कोई कोर्ट जजमेंट दे चुका है और उसको वाइड करने के लिए सर्ट्योरेरी की रिट जारी की जाती है, क्योंकि जिस केस पे छोटे कोर्ट ने फैसला दिया है वो उसकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर था। अगर प्रोहिबिशन की बात करें, जो केस पेंडिंग होते हैं उसके केस में हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रिट इशू करता है। और सर्ट्योरेरी में क्या होता है? सर्ट्योरेरी में अगर कोई छोटा कोर्ट किसी कोर्ट के बारे में जजमेंट दे चुका है और वो केस था जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर था, तो सर्ट्योरेरी की रिट इशू की जाती है। और कोवरंटो में क्या होता है? किसी पब्लिक अथॉरिटी से पूछा जाता है आप किस अथॉरिटी से किसी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, क्या आपकी क्वालिफिकेशंस है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, उस बारे में या आप किस अथॉरिटी से अपनी इस पोस्ट पर बैठे हुए। तो ये 5 तरह की जो रिट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रही है आर्टिकल 32 के तहत। इनको अगर इन्फोर्स कराना हो तो आप आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, अदरवाइज आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। ये डिफरेंट तरह की रिट्स, इस पे हम एक वीडियो भी बना चुके हैं जो रिट्स के बारे में, वो भी आप हमारी इस साइट पे देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। फिर जो फंडामेंटल राइट्स सिर्फ जो सिटीजन्स को अवेलेबल है, यहाँ से चाहे वो सिटीजन तो यहाँ का बॉर्न हो, चाहे उसने किसी तरह से भी वो सिटीजनशिप हमारे इंडिया की अक्वायर की, जो सिर्फ हमारे सिटीजन को अवेलेबल है वो फॉरेनर को अवेलेबल नहीं। हम उनकी बात करेंगे यहाँ पे। आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आप जो हमारे कि आप रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, या उसके लिंग के बेस पे या प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये हमारे सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, ये वाला राइट। फिर आर्टिकल 16 देखो, 16 में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात चलेगी तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के जो अवसर होंगे वो सभी को मिलेंगे, किसी एक को नहीं मिलेंगे। तो इससे यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि ये फॉरेनर को अवेलेबल नहीं है, ठीक है, फॉरेनर को अवेलेबल नहीं है।
और जो हमारे एलियन जो हमारे इनेमीज होते हैं उनको अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे सिटीजन्स को, यहाँ से रहने वाले लोगों को, अगर कोई इंस्टीट्यूट चाहे तो वो कह सकता है, पब्लिक इंस्टीट्यूट चाहे वो कहता है हम फॉरेनर को एम्प्लॉय नहीं करते हैं, उनको हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। आर्टिकल 19 में प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ, ठीक है। आर्टिकल 19 में हमने देखा जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है, ठीक है, असेंबली का राइट है, एसोसिएशन का राइट है, मूवमेंट का राइट है, रेजिडेंस और प्रोफेशन का राइट है, ये हमारे सिटीजन्स को ही अवेलेबल है, ठीक है। और आर्टिकल 29 में क्या, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ मिनॉरिटीज, ठीक है। जो ये फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 29 में, ये भी हमारे यहाँ के सिटीजन्स को अवेलेबल है, फॉरनर को ये अवेलेबल नहीं है। फिर आर्टिकल 30 में देखें, राइट ऑफ मिनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो हमारी यहाँ की मिनॉरिटीज हैं उनको ही अधिकार है कि आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कर सकते हो, हाँ, ठीक है ना। और जो किसी और देश की मिनॉरिटीज है उनको ये राइट अवेलेबल नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो फंडामेंटल राइट सिर्फ हमारे सिटीजन्स को अवेलेबल, वो कौन कौन से, आर्टिकल 15 वाला, आर्टिकल 16 वाला फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 वाला, आर्टिकल 29 वाला और आर्टिकल 30 वाला जो फंडामेंटल, ये सभी फंडामेंटल राइट ये हमारे यहाँ के सिटीजन्स को अवेलेबल है, फॉरनर को ये नहीं अवेलेबल है, ठीक है। फिर कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सभी को अवेलेबल है, जो हमारे सिटीजन्स को भी अवेलेबल है और फॉरनर को भी अवेलेबल है, वो कौन कौन से हैं। जैसे आर्टिकल 40 में इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। लॉ के सामने सभी बराबर हैं, वो चाहे फॉरनर हो चाहे सिटीजन हो, और लॉ सभी को बराबर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा लॉ, चाहे वो फॉरनर हो सिटीजन हो। आर्टिकल 14 में ये है, और ये दोनों को, फॉरनर को और सिटीजन दोनों को अवेलेबल है, ठीक है। आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ये हमने आपको पीछे समझा दिया है, हाँ, ठीक है ना। तो ये जो आर्टिकल 20 में जो दे रखा है, जो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ये भी दोनों को अवेलेबल है, फॉरनर को भी और सिटीजन्स को भी। फिर आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये चाहे फॉरनर हो चाहे इंडियन हो, दोनों को ही उसको लाइफ जीने का अधिकार है, अपनी पर्सनल लिबर्टी को बनाए रखने का उनके पास अधिकार है, ये दोनों को अवेलेबल है। आर्टिकल 21A जो 86th अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये फॉरनर और यहाँ के इंडियन को दोनों को अवेलेबल है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है ना, ये भी दोनों को प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, क्या आपको अगर आप फॉरनर को भी अगर आप भी अरेस्ट कर रहे हो उसको कारण बताना पड़ेगा और उसको अपने एडवोकेट से मिलने का पूरा चांस दिया जाएगा, ये आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स और फोर्स्ड लेबर, ये मतलब नहीं हम आपके यहाँ के बच्चे हैं तो आप उनसे नहीं करवा सकते हो, अगर वो फॉरेनर बच्चे भी हैं तो आप उनसे फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकते, या फॉरेनर पर्सन भी है उनसे भी आप फोर्स्ड लेबर या उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 23 में दे रखा है। फिर आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, तो वही बात आ जाती है आर्टिकल 24 में कि चाहे वो फॉरेनर बच्चा हो चाहे हमारे यहाँ का हो, आप फैक्ट्रीज में उनसे फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकते, आर्टिकल 24 में दे रखा है। फिर आर्टिकल 25 में दे रहा है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन, ये दोनों को अवेलेबल है, चाहे हमारा यहाँ का पर्सन है वो किसी भी धर्म को मान सकता है, चाहे फॉरेनर रह के यहाँ रह रहा है वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसको प्रोफेशन कर सकता है, किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है, किसी भी रिलीजन को वो प्रमोट कर सकता है। आर्टिकल 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, किसी भी धर्म का हो किसी भी देश का हो पर्सन जो हमारे इंडिया में रह रहा है जहाँ हमारे यहाँ का हो, वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को आराम से मैनेज कर सकता है, ये उसका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। आर्टिकल 27 की बात करें, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, आप किसी फॉरेनर या किसी भी सिटीजन को आप किसी पर्टिकुलर स्टेट, चाहे वो स्टेट हो चाहे इंडिविजुअल हो, वो आप किसी भी को पर्टिकुलर उस पर टैक्स नहीं इम्पोज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोशन करने के लिए। हाँ, वो अपनी विलिंग से कोई भी टैक्स पे कर सकता है, वो अपनी विलिंग से कोई भी पैसा दे सकते हैं। हाँ सर, स्टेट तो कोई भी टैक्स नहीं लगाएगी किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए। फिर आर्टिकल 28 में फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये भी दोनों को प्राप्त है, चाहे फॉरेनर हो चाहे सिटीजन। आप किसी फॉरेनर को भी किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रोपोजिशन के लिए आप उसको बाध्य नहीं कर सकते, उसकी मर्जी है, वो चाहे किसी पर्टिकुलर रिलीजन की इंस्ट्रक्शंस में इन्वॉल्व होना चाहता है या नहीं होना चाहता है, ठीक है। ये हमने आपके साथ फंडामेंटल राइट डिस्कस किया है, इसके बाद भी हम इसको और ज़्यादा इलाबोरेट करेंगे अपनी आने वाली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।